सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग आपदा राहत इन्वेस्टर समिट से जुड़े प्रस्ताव हो सकते हैं मंजूर। आगामी विधानसभा सत्र के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मोहर। इसरो के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। सीएम धामी ने वैज्ञानिकों और देशवासियों को दी बधाई। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तोड़ रहा सफलताओं के रिकॉर्ड। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने चंबा हादसे पर जताया दुख। कहा, आपदा में अनाथ हुए बच्चों को सरकार लेगी गोद। प्रभावितों को सरकार पहुंचा रही मदद। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उफान पर गंगा नदी। 3 जिलों में स्कूल रहेंगे बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। सचिवालय में 11 बजे से शुरू होगी बैठक, जिसमें कई सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। आपदा राहत, इन्वेस्टर समिट और आगामी विधानसभा सत्र को लेकर कई सारे विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी और कई सारे प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय में 11 बजे बैठक शुरू होगी। बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा विषय रखे जाएंगे, प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। इन सभी प्रस्तावों में आपदा राहत, इन्वेस्टर समिट और आगामी विधानसभा सत्र से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। कई सारे प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है इस अहम बैठक में। 11 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। कई सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। आपदा राहत, इन्वेस्टर समिट और आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से काम करना है, सरकार की क्या कुछ भूमिका होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। कई सारे प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, जिनमें से कुछ प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, आज अहम बैठक है कैबिनेट की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे, कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे, कई सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे। क्या कुछ खास रहेगा आज की इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से आज एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो धामी सरकार की यहाँ पर सचिवालय में 11 बजे जो है रखी जानी है, जिसमें कैबिनेट के सभी मंत्री जो है इस दौरान यहाँ पर मौजूद भी रहेंगे और यहाँ पर लगभग 12 से ज़्यादा के जो प्रस्ताव हैं वो यहाँ पर जो है इस समय यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साफ तौर पर आपको बता दें कि किस तरीके से आपदा की अगर बात की जाए तो आपदा राहत को लेकर भी जो है इस कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से विधानसभा सत्र होना है को लेकर भी जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। और एक इन्वेस्टर समिट की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टर समिट जो है वो भी यहाँ पर दिसंबर माह में होना है, तो उसको लेकर भी जो है इस दौरान यहाँ पर चर्चा की जा सकती है कि क्या कुछ जो है विशेष तैयारियाँ उस दौरान जो है यहाँ पर सरकार की रहने वाली है। और जो यहाँ पर अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों को जो है इस दौरान यहाँ पर कई निर्देश भी, बड़े निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारी बारिश के कारण कई सारे क्षेत्रों में आपदा की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद सरकार ने कई क्षेत्रों पर तुरंत संज्ञान लिया और कुछ जो विषय थे उनको बात के लिए छोड़ दिया कि इन पर बाद में चर्चा की जाएगी, प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, बैठक होगी। और कहीं ना कहीं जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार की तरफ से जो राहत राशि है वो पहुंचेगी, मदद है वो पहुंचेगी। तो क्या कुछ लगता है आपको आपदा से संबंधित विषय हैं जो उन पर क्या कुछ सरकार फैसला ले सकती है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से इस दौरान यहाँ पर आपदा लगातार जो है उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रही है, जिससे कई घर जो हैं वो भी यहाँ पर कई परिवार जो हैं वो भी यहाँ पर जो है प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभी
हाल ही में बयान भी आया था कि एक योजना जो है यहाँ पर इस दौरान लाई जाएगी, जिसमें जो बच्चे यहाँ पर यतीम हुए हैं, जिनके माँ बापों की जो है यहाँ पर आपदा के दौरान डेथ हुई है, या फिर इनके जो घर हैं वो पूरी तरीके से जो है नष्ट नाबूद आपदा के दौरान हुए हैं, तो उसको लेकर के जो है एक योजना जो है जल्द ही सरकार यहाँ पर लाने वाली है, जिसमें शिक्षा को लेकर के उन बच्चों की जो है यहाँ पर सरकार सारा खर्चा जो है वो यहाँ पर उठाएगी। और यहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर जो जिन लोगों के जो घरों का नुकसान हुआ है उनको राहत राशि देने की भी जो है यहाँ पर चर्चा इस बैठक के दौरान की जा सकती है। जी जी बिल्कुल विनय, ज़्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरह से लगातार धामी सरकार काम कर रही है और उसका खास फोकस उन क्षेत्रों पर है जो आपदाग्रस्त हैं, जहां लोग परेशान हैं। सरकार ने स्थायी समाधान निकालने के पूरे प्रयास किए हैं और लगातार ये सारे प्रयास जारी रहेंगे। फिलहाल रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट से उनके द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगने की बात कही। बता दें कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की मौजूदा विधायक रेणु बिष्ट ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यमकेश्वर की जनता के साथ बीते 20 से 25 सालों में छल हुआ है। भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की यह सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल हुई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और भाजपा सख्ते में आ गई। बिष्ट जी का जो बयान है, अभी उनसे पार्टी बातचीत करके पूछेंगे हम लोग। इस प्रकार का बयान सार्वजनिक स्तर पर उचित नहीं होते हैं, और जहाँ जितना विकास यमकेश्वर में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हुआ, हमारे विधायकों द्वारा ही हुआ है। देहरादून पुलिस ने धामावाला बाजार में सर्राफा व्यापारी के 230 ग्राम सोने की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को 230 ग्राम सोने के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली से मुंबई भागने की फिराक में थे। जानकारी के मुताबिक धामावाला के सर्राफा व्यापारी ने अपनी दुकान में हुई चोरी की शिकायत कोतवाली पुलिस को की थी, जिस पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अरेस्टिंग हुई, उनसे प्रत्येक से 100 ग्राम सोना बरामद हुआ है। और एक दूसरा व्यक्ति जो राजीव सामंत है, जो उसके यहाँ काम करता था, अजय वर्मा के यहाँ, उससे भी जब पूछताछ हुई तो जानकारी मिली कि भाई उसका एक तीसरा एसोसिएट वो था, और जो चोरी का 230 ग्राम सोना था वो 30 ग्राम 230 ग्राम, उसमें 30 ग्राम जो है सोना राजीव सामंत के पास है, तो उसको भी अरेस्ट किया गया। इस प्रकार से 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया। सोमनाथ और दिवाकर के पास 100 ग्राम और राजीव सामंत के पास 30 ग्राम ये बरामद हुआ है। और एक अच्छी रिकवरी है, 100% रिकवरी है, और इसके लिए मैं पूरी टीम को 20,000 का मैं कैश रिवॉर्ड का मैं घोषणा करता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा बीते 12 अगस्त से बागेश्वर में डेरा डाले हुए थे। वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बागेश्वर में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर महरा ने बताया कि बागेश्वर का उपचुनाव अब जनता के हाथों में चला गया है। उन्होंने साफ किया कि वहां के लोग अब बदलाव की मांग कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जनता अस्पतालों की दुर्दशा, महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, अंकिता मर्डर की चर्चा कर रही है। साथ ही कहा कि वहां महिलाओं का मत प्रतिशत ज्यादा है। बागेश्वर का उपचुनाव जनता के हाथ में चले गया है, और जिस तरीके का बदलाव की मांग लोगों से आ रही है वो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। अस्पतालों की दुर्दशा पे लोग चर्चा कर रहे हैं, महंगाई पे लोग चर्चा कर रहे हैं, एक रसूखदार नेता की बेटी की 13 नंबर लाके डॉक्टर के पद पे नियुक्ति होना और 90 नंबर लाने वाले गरीबों के बच्चे घर बैठे हैं, इस बात पे चर्चा है। अंकिता मर्डर केस पे वीआईपी को लेकर वहाँ चर्चा है, और महिलाओं का वोट परसेंटेज ज़्यादा है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टनकपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। टनकपुर के एसएचओ चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप के पास से नानक मत्ता निवासी नशा तस्कर कोमल सिंह को 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। एसएचओ ने आगे बताया कि नशा तस्कर स्मैक को लोहाघाट व पिथौरागढ़ क्षेत्र में ऊंचे दामों में बेचा करता था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है।
पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय सचिव शितेंद्र मेहर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिले में हवाई सेना नहीं शुरू हो पा रही है, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उड़ान योजना के तहत सरकार और उनके प्रतिनिधि कई बार हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं, बावजूद इसके इस पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और यही आक्रोश अब सड़कों पर देखा जा रहा है। कांग्रेस द्वारा यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया गया है। मुख्य हमारा मुद्दा ये है, जो हमेशा से रहा है, कि पिथौरागढ़ के लोगों की एक लंबे समय से मांग है कि नैनी सैनी से हवाई सेवा शुरू की जाए। और जो प्रदेश में काबिज डबल इंजन की सरकार है, वो हर बार अपनी पीठ थपथपा के बड़े बड़े अखबारों में तमाम तारीखों पे तारीख देती जा रही है और कह रही है कि भाई कभी हम दिवाली पे तोहफा देंगे, कभी नए साल पे, तो कभी होली पे, और केवल तारीख पे तारीख दी जा रही है। फ्लाई बिग का इन्होंने अभी नई बात की कि हम फ्लाई बिग 25 तारीख से शुरू कर देंगे। 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई भी फ्लाई बिग का विमान यहाँ पे नहीं उड़ा है। मेरी 2 बात सरकार से है कि या तो सरकार झूठ बोल रही है कि उनके पास कोई विमान नहीं है, अगर उनके पास विमान है तो वो चला क्यों नहीं रहे हैं, आखिर डर क्यों रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस हवाई पट्टी को बनाया गया ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां बाढ़ पीड़ितों को तहसीलदार ने राहत राशि के चेक वितरित किए। बता दें कि खटीमा में बरसात के समय आई आपदा के दौरान जो परिवार आपदा से पीड़ित थे, उन पीड़ित परिवारों को तहसीलदार हिमांशु जोशी ने राहत राशि के चेक प्रदान किए। साथ ही एक परिवार जिसका घर आपदा के दौरान आपदाग्रसित हो गया था, उस व्यक्ति को 1,20,000 के मकान राशि बनाने की मदद की गई। ये जानकारी मीडिया से रूबरू होते हुए तहसीलदार हिमांशु जोशी ने दी। दाहा में बाढ़ आपदा से प्रभावित 21 परिवार थे। उनमें 21 परिवारों को हमने 5,000 का अहेतुक राशि का चेक दिया हुआ था। इसके अलावा एक व्यक्ति जिनका मकान ध्वस्त हुआ था, जिनका नियमित ज़मीन में, जिनके पास भूमिधरी ज़मीन थी, उस पर जो निर्माण ध्वस्त हुआ था, उसका भी हमने मकान का 1,20,000 का मुआवजा दिया। चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड के पगनो गांव पर एक आसमानी आफत के चलते गांव के ही अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और गांव के ऊपर लगातार हो रहे भूधसाव से लोगों में दहशत बन गई है। आलम यह है कि लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भागने को मजबूर हैं। कल रात से बहुत परेशान हैं हम लोग। बारिश का बंद होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। सारे नाले गांव की तरफ बह गए हैं, गाँव की गौशाला बह गई है और आने जाने का कोई साधन नहीं है। पीने का पानी का कोई साधन नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हैं। लोहाघाट से चंपावत की ओर जा रही स्कॉर्पियो लोहाघाट चंपावत एनएच में बलाई पुल के पास अनियंत्रित होकर लगभग 30 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। पुलिस को दुर्घटना की जानकारी मिली। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि स्कॉर्पियो में 2 लोग सवार थे, जो रात में ही दुर्घटना के बाद अपने घर को चले गए थे। दुर्घटना में 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस तरह से एक स्कूटी सवार अनियंत्रित होकर स्कूटी सहित गधेरे में जा गिरा, उसको भी मामूली चोटें आई हैं। कुल मिलाकर एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बलाई पुल है, इसके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी ब्लैक कलर की, जिसका नंबर है UK03B0500, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो मौके पे हमारी टीम गई वहां पे, और टीम के पहुंचने से पहले जो उसमें चालक या अन्य लोग थे वो वहां से जा चुके थे। तो अभी हमें किसी के घायल होने की ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, और इसमें अभी हमारी द्वारा जांच की जा रही है कि किस प्रकार से दुर्घटना हुई थी, और उसमें फिर जो है आवश्यक कार्रवाई की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट से उनके द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। बता दें कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की मौजूदा विधायक रेणु बिष्ट ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यमकेश्वर की जनता के साथ बीते 20 से 22 सालों में छल हुआ है। भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की यह सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल हुई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा और भाजपा सख्ते में आ गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सहकारिता बैंकों की ओर से 30 करोड़ के लोन के बंदरबाट किए जाने का ताजा मामला उठाया है।
उन्होंने कहा कि मंत्री धन सिंह रावत के विभागों में सबसे अधिक घोटाले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जांच के नाम पर कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती। उन्होंने आगे कहा कि जब से धन सिंह रावत सहकारिता विभाग के मंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक नित नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ताजा मामले में कोऑपरेटिव बैंकों की ओर से बांटे गए 30 करोड़ के ऋण में गड़बड़ी की गई है। विभाग में जब से धन सिंह रावत जी मंत्री बने हैं तब से और अब तक के घोटालों की अगर जांच की जाए तो उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटाले उनके विभागों में मिलेंगे। ताजा प्रकरण जो ये है कि 30 करोड़ रुपए की बंदरबांट कर दी गई और उस पैसे को भी भ्रष्टाचार की, उस पैसे की भी बलि चढ़ा दी गई भ्रष्टाचार करके। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अभी कोऑपरेटिव में उत्तरकाशी में जो एप्पल कोऑपरेटिव है वहां पे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, लेकिन जांच होती नहीं है। अभी इस ताजे प्रकरण में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये प्रकरण सामने आया कि यूपी और बिहार के लोगों के नाम से पैसे लोन दिए गए और वो सब खत्म हो गया। तो उसका बेनिफिशियरी कौन था, उसमें लाभार्थी कौन था, अघोषित रूप से पर्दे के पीछे से कौन लाभार्थी था, इसकी जांच। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के साथ वार्ता की और मसूरी में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी सेंटर के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जयश्री बिष्ट ने बताया कि बाल विकास विभाग से पत्र आया है कि नगरपालिका से भूमि या कमरा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि बाल विकास योजना का कार्य संपादित हो सके। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो भूमि का चयन करें ताकि व्यवस्था की जा सके। उन्होंने बताया कि मसूरी क्षेत्र में 32 आंगनबाड़ी सेंटर्स चल रहे हैं, जिसमें 6 छावनी क्षेत्र और 20 नगरपालिका क्षेत्र में हैं और क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे हैं। जो हमारा बाल विकास परियोजना है, हमारे जो मसूरी क्षेत्र में जो हमारे 32 सेंटर हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो हमारे विभाग द्वारा हमारे एक लेटर आया है कि निःशुल्क यदि नगरपालिका पास भूमि है या तो कोई कमरा है तो वो आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध करवाया जाए। नगरपालिका के क्षेत्र में हमारे पास 20 सेंटर हैं। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि आप जमीन का देखो तो हम कहीं पे व्यवस्था करवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के उस बयान की निंदा की है जिसमें अजीज कुरैशी कहते दिख रहे थे कि गंगा जमुना नर्मदा को मैया कहना गलत है। सीएम धामी ने कहा कि जिस मां स्वरूप नदी पर जीवन निर्भर है, ऐसे बयान के कोई मायने नहीं हैं। माँ गंगा पूरे देश दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का वो रही है। कहीं किसी को लोग आज आचमन करते हैं, कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं लोगों के पानी पेयजल के काम आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है वो वैसे ही है जो वैसे कोई सूरज की तरफ फूंक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सीपीयू यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हाईवे पर ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। मंगलौर में अभियान चलाकर दर्जनों लोगों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार रावत ने बताया कि हाईवे पर सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हो रही है। बिना हेलमेट वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को यातायात के नियमों से जागरूक कराने के लिए सीपीयू, यातायात पुलिस व थाना पुलिस, स्थानीय थाना पुलिस के एक संयुक्त चेकिंग की जा रही है, जिसमें लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और ये ट्रिपल राइडिंग हो गए, आपका ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अन्य सभी लोगों के खिलाफ जो भी एमबी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खास करके ई रिक्शा के खिलाफ विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। हाईवे पर ई रिक्शा का चलन बिल्कुल मना है। जैसा आप जानते हैं कि एमबी एक्ट के तहत इनकी स्पीड काफ़ी कम होती है और एक निश्चित स्पीड से ऊपर वाहन चलाना और उससे नीचे चलाना वो भी अपराध है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो ई रिक्शा किसी भी दशा में हाईवे पर न चलें। खानपुर में प्राइवेट अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें प्राइवेट अस्पताल संचालक से लाइसेंस की मांग की गई, लेकिन अस्पताल संचालक लाइसेंस पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की।
छापेमार कार्रवाई के दौरान कई अस्पताल संचालक अस्पताल बंद कर भाग गए। बता दें कि एक दिन पहले अस्पताल में प्रसव के दौरान शिशु की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और अस्पताल पर कार्रवाई की गई। किसी के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ एक बच्चे की डेथ हो गई है और आप लोगों को मालूम है कि अभी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर और हमारे सीएमओ सर का यही आदेश है कि जिन अस्पतालों में कोई पेपर नहीं होगा, सीए में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, तो उस अस्पताल को हम बंद करेंगे। तो आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे अभी आए डॉक्टर साहब थे। एक इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और जब तक ये पेपर नहीं दिखाएंगे जब तक अस्पताल बंद रहेगा। कल 2 अस्पतालों को सील किया और अभी एक कंप्लेंट आए तो हम तुरंत अभी आए। अगर कोई कंप्लेंट आई तुरंत कार्रवाई होगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उसको अस्पताल को रन नहीं करने देंगे। खटीमा के ग्राम बरी अंजनिया में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मंडी समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता नंदन सिंह खड़ायत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंडी समिति के अध्यक्ष खड़ायत ने ग्रामीणों को फलदार वृक्षों के पौधों का वितरण किया और वृक्षारोपण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि संस्था सरकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रही है। साथ ही बताया कि मंडी समिति की ओर से हमने अब तक संस्था को करीब 800 फलदार वृक्ष उपलब्ध कराए हैं। ज्योति संस्था द्वारा वृक्षारोपण और वृक्ष वितरण का जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, मंडी समिति की ओर से हमने कुछ सहयोग किया है, कुछ वृक्ष इस संस्था को दिए हैं और लगातार इस संस्था द्वारा क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मंडी समिति की ओर से भी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण और वृक्ष वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्तमान समय में हम मंडी की ओर से 700 से 800 वृक्ष वितरित कर चुके हैं और कार्यक्रम भी लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो रही है हम वृक्ष मंडी की ओर से वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं और एक अच्छा काम कर रही है संस्था। मॉनसून सत्र समाप्ति के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने मोदी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया और साथ ही लोकसभा राज्यसभा में पारित किए गए प्रस्तावों का बखान किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों के सांसदों ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी हैं और विकास के मुद्दों पर चर्चा से बचते हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने आगे बताया कि मणिपुर की घटना पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने सदन का साथ नहीं दिया। सरकार के कार्यों को लेकर, अपने प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों को लेकर, अपने गृह मंत्री जी के विकास के लिए भविष्य में भी और पीछे भी, और हमने हमारी सरकार ने जो गत वर्ष लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण की बात की थी, उनके आधार पर अपने कार्य को लेकर मानसून सत्र में हुए पारित 23 विधायकों को अपने विधेयक को लेकर और जो अपने 7 विधेयक एक तरह से अपना संविधान का हिस्सा बन चुके हैं 11 अगस्त तक के, उनको लेकर आज ये प्रेस मैंने यहाँ आयोजित की। आप सब इसमें आए, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।